नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास भी तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम जिस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम इटली के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। इटली के एकीकरण के तहत हमने गैरिबाल्डी को पढ़ा। गैरिबाल्डी के पश्चात हमने जाना किस तरीके से गैरिबाल्डी के द्वारा जो सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया जाता है। जो इटली के दक्षिणी भाग में स्थित राज्य होते हैं सिसिली और नेपल्स, उन पर अधिकार गैरिबाल्डी के द्वारा अपने लाल कुर्ती दल के सैनिकों की सहायता से 1000 सैनिकों की सहायता से ये जाता है सिसिली की तरफ। सिसिली के लोगों के द्वारा इसे आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है और तब इसके द्वारा ये शर्त जो रखी जाती है कि उनका विद्रोह जो सार्डिनिया के पक्ष में होना चाहिए। यानी कि जो बात की जाए तो गैरिबाल्डी है जो पिडमॉन्ट सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संपूर्ण इटली का एकीकरण चाहता था। तो उसके द्वारा जो शर्त रखी गई उसके अनुसार उसके द्वारा सिसिली पर अधिकार कर लिया गया। वहाँ जाकर सहायता उपलब्ध करवाई सैन्य। उसके पश्चात स्वयं को अपने आप को स्वयं वहाँ का अधिनायकवाद यानी कि मुखिया घोषित कर देता है उसी राज्य का। उसके पश्चात हमने देखा नेपल्स में भी उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। अब इन परिस्थितियों में जो इसकी ये जो निरंतर जो इसको सफलता मिलती है गैरिबाल्डी को, इस सफलता से कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर बात की जाए तो इटली राज्य के प्रति इटली के एकीकरण में जो बाधा उत्पन्न होने का भय दिखाई देने लगता है। अगर बात की जाए तो ये गैरिबाल्डी की सफलताओं से कौन कौन सी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएँ होती है, उनका हम जिक्र करेंगे और किस तरीके से जो पिडमॉन्ट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री केवुर के द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, कौन कौन सी कठिनाई। तो सबसे पहले तो इसने जैसा कि हमने देखा सिसिली और नेपल्स को जीतते ही इसका स्टेटमेंट आता है। इसके द्वारा कहा जाता है कि मैं सिसिली और नेपल्स को जब तक इटली में नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं रोम के राज्य पर अधिकार करके जो सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को जो इटली का सम्राट घोषित नहीं कर दूंगा। इसके द्वारा ये बात कही जाती है कि मैं सिसिली और रोम को जब तक इटली में नहीं मिलाऊंगा तब तक रोम के राज्य को जीतकर और इटली का सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित नहीं करता। यानी कि ये इन क्षेत्रों पर जीतने के पश्चात इसमें थोड़ा जोश और उत्साह आ जाता है, जोश इसका बढ़ जाता है क्योंकि 2 राज्यों पर अधिकार कर लिया, उसके संसाधन भी इसी के हाथ में आ जाते हैं। स्वयं को अधिनायकवाद वहाँ की जनता के द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, गैरिबाल्डी की स्थिति मजबूत हो जाती है। अब उन परिस्थितियों में इसका जोश और उत्साह बढ़ जाता है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये फैसला ले लिया जाता है कि रोम पर अधिकार करूंगा। अब रोम कौन सा है, रोम जो पोप का राज्य मध्य इटली में स्थित है, जो उसे ही जो रोम कहा जाता है। अब पोप के राज्य के प्रति संपूर्ण यूरोपीय देशों की क्या होती है, सहानुभूति होती है। कैथोलिक धर्म का जो मुख्य केंद्र होता है, संपूर्ण जो धार्मिक अधीनता है यूरोपीय देश है वो उसकी स्वीकार करते हैं। और अगर बात की जाए अभी जो उसकी सुरक्षा का जो अधिकार, जो बात की जाए सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो रोम की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के पास है। और फ्रांस का सम्राट कौन है, नेपोलियन तृतीय। अब इसके द्वारा योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है कि मैं रोम पे आक्रमण करूंगा। रोम पे आक्रमण करके उसको भी जो किसको सौंप दूंगा, जो सार्डिनिया के शासक को सौंप दूंगा। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर रोम पे वो आक्रमण करता है तो रोम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे होती है, फ्रांस को। और फ्रांस से इसमें युद्ध होने की संभावना रहती है क्योंकि अब तक अगर बात की जाए फ्रांस ने पुनः किसका साथ दे दिया है, जो पिडमॉन्ट सार्डिनिया का साथ दिया है। मध्य इटली के राज्य उनको मिलाने में उसकी सहायता की है। और अगर इस परिस्थिति में जो फ्रांस है जो पुनः पिडमॉन्ट सार्डिनिया के विरुद्ध हो जाए तो इटली के एकीकरण की योजना इनकी जो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि इस चुनौती का समाधान केवुर के द्वारा भली भांति किया जाता है। एक तो ये बड़ी समस्या रहती है कि ये पोप के राज्य पर आक्रमण करने की जो क्या कर लेता है, योजना कर लेता है। उसके अलावा जो वेनेशिया है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो 2 क्षेत्र हैं उत्तरी इटली राज्यों में स्थित क्षेत्र। अगर बात की जाए उत्तरी इटली के, तो इन पर पहले तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। लोम्बार्डी तो इनको मिल गया। दूसरी बार जो ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था इनके द्वारा, जो
पहली बार फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना, पिडमांट सार्डिनिया की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। उस वक्त लोम्बार्डी मिल गया, लेकिन ये वेनेशिया किसके पास था? ये ऑस्ट्रिया के पास था। अब ये जो गैरिबाल्डी योजना बना रहा था कि वेनेशिया पे आक्रमण करके वेनेशिया पे अधिकार कर लूँगा, जिस तरीके से जो पोप के राज्य पे आक्रमण करने की सोच रहा था उसी तरह वेनेशिया। अब वेनेशिया पे आक्रमण करने का मतलब वेनेशिया अभी किसके अधीनता में? ऑस्ट्रिया की अधीनता में, और ऑस्ट्रिया से युद्ध मोल लेना ये इसके लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी। और ऐसी परिस्थितियों में जो इसकी योजना है, मान लो पिडमांट सार्डिनिया की, ये स्थिति नहीं होती है कि ये दोनों देशों से युद्ध लड़ सके, क्योंकि अगर ये रोम पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस इसके विरुद्ध में हो जाएगा। कौन सा? फ्रांस, ठीक है। और ये वेनेशिया पे आक्रमण करेगा तो ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में हो जाएगा। अब ये दोनों देश मिल गए, मान लो दोनों देशों की संयुक्त सेना हो गई। अब इस संयुक्त सेना का सामना करने की स्थिति में नहीं है। पिडमांट और सार्डिनिया का जो राज्य है, ये संयुक्त सेना की जो इनकी संयुक्त सेना है उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है। खामखा इनसे दुश्मनी मोल ले ली जाएगी और ये इटली का एकीकरण भी रुक जाएगा और ये पिडमांट सार्डिनिया को दोनों राज्य मिलकर रौंद देंगे। तो इससे बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो समस्या रहती है तो इसका भय रहता है। तो अब उन परिस्थितियों में केवुर को एक दूसरा डर और रहता है कि ये तो चेला किसका है? मेजिनी का चेला है। गैरिबाल्डी किसका चेला है? मेजिनी का। और मेजिनी क्या चाहता था? मेजिनी चाहता था गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। मेजिनी जिसके द्वारा यंग इटली की स्थापना की जाती है, मेजिनी के द्वारा। तो मेजिनी तो चाहता था कि उन राज्यों में क्या होनी चाहिए? गणतंत्र की स्थापना। और ये केवुर था राजतंत्र का समर्थक, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। अब इसको केवुर को डर था कि जिन राज्यों पे अधिकार किए गए सिसिली और नेपल्स पे, वहाँ का कहीं ये जो बात की जाए गैरिबाल्डी गणतंत्र की स्थापना नहीं कर दे, और यहाँ अगर गणतंत्र की स्थापना कर देता तो बड़ी मुश्किल और बड़ी समस्या हो जाएगी और इटली के एकीकरण में क्या हो जाएगी? पुनः बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब इन समस्याओं का समाधान जो बड़ी चतुरता के साथ और बड़ी कूटनीति के साथ केवुर के द्वारा किया जाता है। अब जैसे ही ये पोप के राज्य पे आक्रमण करने की योजना करता है, कौन? गैरिबाल्डी। तो अब इसे पता, अगर बात की जाए गैरिबाल्डी को नहीं रोका तो फ्रांस से शत्रुता मोल ले ली जाएगी। और इन परिस्थितियों में क्योंकि फ्रांस की सेना ही जो पोप के राज्य की रक्षा कर रही है, तो ये इटली का एकीकरण है रुक जाएगा और इटली के एकीकरण का जो स्वप्न है वो समाप्त हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में इसके द्वारा क्या किया जाता है? फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन तृतीय, उसके पास संदेश भिजवाया जाता है और उसे कहता है कि जो गैरिबाल्डी फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है, जो पोप के राज्य की तरफ, रोम की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं रोम की रक्षा करने के लिए अपनी सेना कहाँ भिजवाना चाहता हूँ? वहाँ रोम भिजवाना चाहता हूँ पोप के राज्य की रक्षा करने के लिए। तो ऐसा कहते हुए कि मैं तो उसको गैरिबाल्डी को रोकना चाहता हूँ, ऐसा कहते हुए जो अपनी सेना भेजने की स्वीकृति इसके द्वारा क्या कर ली जाती है? हासिल कर ली जाती है। केवुर उस बात के लिए जो किसको मना देता है? जो नेपोलियन तृतीय, उसको मना लेता है और उसकी सहमति हासिल कर लेता है कि केवुर गैरिबाल्डी के रोम पहुंचने से पहले ही रोम पर आक्रमण कर देना चाहता था, लेकिन इसके लिए नेपोलियन तृतीय की सहमति जरूरी थी। और उसी दौरान ये केवुर है जो नेपोलियन तृतीय को कहता है कि वह गैरिबाल्डी की सेना को रोकने के लिए पोप के राज्य में सेना भेज रहा है, और नेपोलियन तृतीय के द्वारा क्या कर ली जाती है? स्वीकृति हासिल कर ली जाती है। और इस तरीके से इसके द्वारा गैरिबाल्डी की योजना को विफल बना दिया जाता है, क्योंकि इसकी सेना, अगर बात की जाए सार्डिनिया की सेना जो पोप के राज्य में पहुंचती है, तो उसका नेपोलियन तृतीय के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। हालांकि नेपोलियन तृतीय इस वक्त पोप से नाराज चल रहा था, क्योंकि पोप के द्वारा खुद स्वयं की सेना का गठन किया जा रहा था जो फ्रांस पे जो निर्भर था उसको समाप्त करने के लिए। इस बात से जो बात की जाए, जो नेपोलियन तृतीय नाराज था क्योंकि इसने खुद अपनी सेना का गठन कर लिया था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो गैरिबाल्डी की सफलता से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना है, जिसके तहत गैरिबाल्डी जो अपनी सफलताओं से काफ़ी प्रोत्साहित और जो उसमें जोश आ जाता है काफ़ी, इसके द्वारा बाद में जो पोप के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना ली जाती है, जिससे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अगर ये पोप के राज्य पर आक्रमण कर लेता है
तो फ्रांस के राज्य से क्या हो जाती है, शत्रुता ले ली जाती है, क्योंकि फ्रांस का राज्य ही जो पोप के राज्य की रक्षा कर रहा था। तो इसका जो केवूर के द्वारा बड़ी चतुराई के साथ समाधान किया जाता है इस समस्या का, ये नेपोलियन तृतीय को इस बात को समझाने में सफल हो जाता है केवूर कि वह गैरिबाल्डी को रोकने के लिए जो पोप के राज्य में अपनी सेना भेजना चाहता है, और इस बात के लिए स्वीकृति भी उसके द्वारा ले ली जाती है। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान जो केवूर के द्वारा किया जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि अगर बाई दफ़ा जो फ्रांस की सेनाओं से जो उसकी टक्कर हो जाती गैरिबाल्डी की, तो उन परिस्थितियों में पिडमांट सार्डिनिया की शत्रुता भी किसके साथ हो जाती, फ्रांस के साथ, और इटली का एकीकरण रुक जाता। तो और उसके अलावा वेनेशिया पे आक्रमण करने की सोच लेते हैं, क्योंकि इसको जो सफलताएं निरंतर मिलती जाती है, सिसिली और जो नेपल्स पे अधिकार हो जाता है, उससे ये काफ़ी प्रोत्साहित होता है। तो वेनेशिया पे उस वक्त ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ऑस्ट्रिया की अधीनता में था, तो अगर वहाँ आक्रमण कर दे तो ऑस्ट्रिया से युद्ध छिड़ सकता था। और अभी जो पिडमांट सार्डिनिया इस युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अगर मान लो दोनों देशों से युद्ध छिड़ जाए और दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त हो जाए तो उनके लिए तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इन परिस्थितियों में जो ये बड़ी समस्या रहती है, और उसी के अलावा जो ये भी भय रहता है केवूर को कि जो ये गैरिबाल्डी गणतंत्र का समर्थक है और जिन राज्यों पे इसका अधिकार है उन राज्यों में गणतंत्र की स्थापना कहीं न कर दे, तो ये उसकी जो सफलताओं से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हालांकि भली भांति इनका समाधान कर दिया जाता है, और जो गैरिबाल्डी की सफलताओं से जो समस्या उत्पन्न होती है उसका केवूर के द्वारा बड़ी ही चतुराई के साथ समाधान कर दिया जाता है, और पोप के राज्य पे उसे आक्रमण करने से रोक दिया जाता है। तो ये कहानी रहती है। उसके अलावा हम जानेंगे आगे की क्लास में किस तरीके से पोप के राज्य पे अधिकार किया जाता है, और आगे इटली के एकीकरण का अंतिम चरण कैसे पूरा होता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो, और भी किसी तरह की आपकी राय या सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।